नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच बैठी और 9 जजों की बेंच ने एक ऐसा आदेश कर दिया, मैं समझता हूं कि क्या आवश्यकता भी थी या फिर ये मैटर पहले ही इनफ्लेक्चुअल हो चुका था। इनफ्लेक्चुअस इसलिए क्योंकि 9 जजों की बेंच में से 4 जजेस ने माना कि अब ये मैटर रेलिवेंट नहीं है, जबकि 5 जजों की बेंच ने कहा नहीं, डेफिनेशन हम देंगे, सरकार की डेफिनेशन आ चुकी है। तो क्या हुआ, 4 जजों ने ये कहा कि सरकार ने जब नया कानून पास कर दिया है, 1978 के कानून को बदल दिया है, या 1978 में जो डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी उस डेफिनेशन को अगर बदल दिया गया है तो फिर अब आवश्यकता नहीं है कि अब उसको नए सिरे से डिफाइन किया जाए। इसकी आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि मामला खत्म हो चुका है। वो इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं, कानूनी भाषा में इनफ्लेक्चुअस हो चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक कहानी है। सुप्रीम कोर्ट, जैसे मैं लगातार कहता आया हूं कि मैं 100 जजमेंटों का एक बंच आपको देने वाला हूं। आप ऐप पर जाएंगे तो वहां पर आपको 100 जजमेंट मिलेंगे। उन 100 जजमेंटों को सुन लेंगे तो आपको पूरा स्ट्रक्चर पता लग जाएगा कि आखिर कैसे है। हालांकि वो बहुत शॉर्ट में है, उनका एक फुल फॉर्म भी बनाना बाकी है, लेकिन वो 100 जजमेंट अपने आप में बताएंगे कि वाकई में सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है या फिर देश में कानूनी व्यवस्था कैसे काम करती है। सरकार का कानून कुछ भी कह रहा हो, सरकार का एक्ट कुछ भी कह रहा हो, सुप्रीम कोर्ट उन एक्टों की व्याख्या करता है, उन एक्टों को ये बताता है कि ये वाकई में रेलिवेंट है कि नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कि नहीं है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए हैं, उन अमेंडमेंटों को भी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते हैं और उसके पीछे की थ्योरी, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को वो बताते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के तमाम आयामों को वो बताते हैं। इस आधार पर आप जो भी कानून पढ़ रहे हैं, एक्ट में जो कुछ भी लिखा है, आप अगर ये 100 जजमेंट सुन लेंगे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि कानून में जो लिखा हुआ है, चाहे वो सर्विस लॉज में लिखा हो, चाहे वो कंज्यूमर लॉज में लिखा हो, चाहे वो स्टैट्यूटरी पीनल लॉज में लिखा हो, चाहे वो सिविल लॉज में लिखा हो, चाहे वो श्रम कानूनों में लिखा हो, यानी कि हमारे विषय में जो कुछ भी डील किया जा रहा है उन सब का सुप्रीम कोर्ट का आधार क्या है और सुप्रीम कोर्ट कैसे उसमें लिखा हुआ होने के बावजूद अपना नियम बनाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये कहता है परक्यूरियम जजमेंट होना चाहिए। इन परक्यूरियम जजमेंट का मतलब होता है कि अगर जजमेंट पुराने वाले जजमेंटों को बेस बनाकर नहीं लिखा गया तो फिर वो जजमेंट सही जजमेंट नहीं है। अब देखिए, एक तरफ तो हम कहते हैं कि बेरठ सरकार ने कानून पास कर दिया है, संसद से पास हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में संसद ने अमेंडमेंट कर दिया है और ये भी कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया ही सब कुछ हैं और वी द पीपल ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन संसद में होता है। संसद में हम लोग, पूरे देश के 140 करोड़ लोग चुनकर अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, जो प्रतिनिधि वहां कानून बनाते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि कानून बनाने का अवसर राहुल गांधी जैसे लोग देते हैं कि नहीं देते हैं, या फिर वो पूरा का पूरा टाइम, जैसे इस बार की लोकसभा केवल 19% ही काम कर पाई, तो और जब हम दूसरी राज्यसभा की बात करते हैं तो वो भी पूरा 100% काम नहीं कर पाई। तो फिर ये संसद का काम कानून बनाना था। खैर, कानून बन गया है और हम कहते हैं कि भाई रिप्रेजेंटेशन संसद में होता है, संसद में रिप्रेजेंटेशन हो गया और उसने कानून बना दिया। फिर उस कानून की संवैधानिकता किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट करता है, उसके बेस क्या है, इन जजमेंटों को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए आज कि 9 जजेस की बेंच का ये जो ओहापो है, 5 जजेस कुछ बोल रहे हैं और 4 जजेस कुछ बोल रहे हैं। 4 जजेस कह रहे हैं जब संसद ने पास कर दिया है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है उसकी समीक्षा करने की, और 5 जजेस ये कह रहे हैं कि नहीं, पुराने वाले भ्रमों को दूर करना आवश्यक है, संसद ने भले ही पास कर दिया हो लेकिन इनकी समीक्षा करने की आवश्यकता है, जो 1978 में जजमेंट दिया था। अब इस विषय को समझ लीजिए। सवाल यह है कि देश में जो 2 लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई चैरिटी पर काम कर रहा है, कोई फ्रीवीज पर काम कर रहा है, कोई मतलब किसी भी तरह से कोई काम कर रहा है, कोई एक काम है, कोई भी काम है, सरकार काम कर रही है, सरकार कुछ योजनाएं चला रही है, क्या जो लोग करने वाले हैं, जो लोग करवाने वाले हैं, उनके बीच में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पैदा होगा? क्या उनके फंडामेंटल राइट्स
क्रिएट होते हैं। सरकार सपोज कुछ योजनाएं चला रही है, एनजीओज बनाकर चला रही है, या कुछ एनजीओज काम कर रही है, या मैं ही खुद चैरिटी का काम कर रहा हूं। चैरिटी का काम अब मैं कैसे करूंगा? मैंने 100 लोगों को साथ में लिया और कहा कि भाई चैरिटी का काम करेंगे, उनसे कहा कि कुछ मिनिमम मानदेय हम आपको देंगे। अब हमने चैरिटी के काम के लिए मिनिमम मानदेय को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों को हायर कर लिया। अब उनके बीच में अगर डिस्प्यूट होता है तो क्या वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा तो फिर उन मानकों के अनुसार उसका निर्णय होगा, उनकी सेवा शर्तें तय होंगी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होगा, और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन बनेगा तो फिर वो श्रम कानूनों के तहत लेबर कोर्ट में जाएगा, लेबर कोर्ट में जाकर उसका डिसीजन होगा। सवाल अब कोर्ट के सामने ये था कि कोर्ट ने सन 1978 में बैंगलोर वाटर वर्क्स का एक जजमेंट आया था जिसमें 7 जजेस की बेंच ने एक डेफिनेशन दी थी, एक व्यापक डेफिनेशन दी थी, जिसमें ये कहा गया था कि भाई हम ट्रिपल टेस्ट करेंगे। ट्रिपल टेस्ट उसमें तय कर दिया गया। अब राज्य सरकार ने, हुआ क्या कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने 2002 से पहले, ये डेफिनेशन 1978 की है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये सारी चीज़ें, और वो डेफिनेशन उन्होंने एक जनरल डेफिनेशन दी थी कि भाई ये काम अगर होते हैं, उनका ट्रिपल टेस्ट दिया कि भाई ये काम होते हैं तो फिर ये मामला ऐसे डिसाइड होगा। इसके बाद 2020 में केंद्र सरकार ने नया इंडस्ट्रियल कोड भी पास कर दिया। अब नया इंडस्ट्रियल कोड पास कर दिया, उसमें फिर से रीडिफाइन कर दिया, और रीडिफाइन करके सारी चीज़ें क्लियर कर दी। लेकिन 1978 का जो ट्रिपल टेस्ट है उसमें उसने कहा देखो भाई ये चीज़ें अगर मिलती हैं तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है कर्मचारियों का। देश में कोई भी काम कर रहा है, सपोज आपने किसी को सब्जी का ठेला लगवा दिया, किसी को आप अपनी दुकान पर पकौड़ा बनाने के लिए रख दिया, किसी को आपने अपनी दुकान पर कुछ साफ सफाई वाले को रख दिया, कुछ भी, वो तो भाई सीधी सी बात है, आप उनको पेमेंट दे रहे हो और वो आपका काम कर रहे हैं। तो क्या ये कैजुअल वर्कर या फिर जो चैरिटी का काम था, या किसी को आप अनऑर्गेनाइज तरीके से हायर कर लाए थे, तो कैसे पता लगे कि ये मामला इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का है? तो सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में इसको तय किया, नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच में एक संगठित और व्यवस्थित गतिविधि है। अगर उन दोनों के बीच में एक व्यवस्थित गतिविधि है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई साइन नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं बना, लेकिन एक नियोक्ता यानी कि जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉय है उनके बीच में एक संगठित व्यवस्थित गतिविधि है, रेगुलर बेसिस पे संगठित व्यवस्थित गतिविधि है, तो फिर इसमें आता है। दूसरी चीज, व्यवस्थित गतिविधि है तो भाई वो तो एनजीओ की भी हो सकती है। दोनों के बीच में प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण सहयोग है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड, ना एम्प्लॉयर काम कर सकता उनके बगैर, ना एम्प्लॉय काम कर सकता है एम्प्लॉयर के बगैर। फिर तीसरा, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन अथवा वितरण, चाहे वह संस्था लाभ कमाने के उद्देश्य से काम कर रही हो या नहीं कर रही हो, आप उसको हटा दीजिए। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है क्या? सपोज वो सैलरी इतनी दे रहा है कि सामने वाले का घर का पोषण हो सके, ऐसा तो नहीं है कि वो उसको कहीं श्रम कानूनों के तहत या फिर उसको इतना प्रताड़ित कर रहा हो कि उसका परिवार नहीं चलाया जा सकता, यानी कि जो उसकी आवश्यकताएं वो पूर्ण नहीं हो सकते। अगर ये 3 बातें हैं तो फिर वो कहता है कि फिर ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में जाता है, श्रमिक कानूनों में जाता है और कोर्ट में फाइल होगा। इस विस्तृत व्याख्या के कारण, जो व्याख्या 1978 में की थी, अस्पताल, बहुत सारे अस्पताल चैरिटी पर काम करते हैं, अस्पताल फंस गए। बहुत सारे शिक्षण संस्थान चैरिटी पर काम करते हैं, वो फंस गए। चैरिटेबल ट्रस्ट फंस गए। जो शोध संस्थान हैं उद्योग के दायरे में सब आ गए। शोध संस्थान से मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट पर उनका ये शोध कर लीजिए, तो वो सब अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के मामले में आ गए, सबको इंडस्ट्री मान लिया। अब ये तो जैसे स्कूलों का मामला है, सरकार के एनजीओ का मामला है, या फिर अस्पतालों का मामला है, चैरिटेबल ट्रस्टों का मामला है, या फिर कुछ शोध संस्थान, इन सब में जो कोई भी काम करेगा वो सब 1978 की डेफिनेशन में आता था। उन्होंने चैरिटी को उसमें बाहर किया ही नहीं। हुआ क्या कि 2002 में राज्य सरकार, या मैं 2002 की बात ना कहिए, उससे पहले की बात करिए, हालांकि ये डिस्प्यूट 2002 में शुरू हुआ, राज्य सरकार
स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वसी जयवीर सिंह का केस उत्तर प्रदेश में आया, जिसमें मूल विवाद में उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ विभाग, जैसे उत्तर प्रदेश का जल विभाग है, जल निगम है, बहुत सारे उन्होंने और निगम बना रखे कि कर्मचारियों ने औद्योगिक विभाग अधिनियम 1947 के तहत श्रम न्यायालय में केस डाल दिए। जो निगम बना देती है सरकार क्या है, परमानेंट रोल पे चढ़ाने की बजाय उसको सरकारी कर्मचारी बनाने के बजाय कुछ ट्रस्ट बना देती है, कुछ एनजीओ बना देती है, कुछ सोसाइटी बना देती है राज्य सरकार, और कहती है भाई सोसाइटी के माध्यम से हम करेंगे, होगी राज्य सरकार की इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ स्टेट होगी, लेकिन हम सोसाइटी बनाकर करेंगे, इनको परमानेंट राज्य सरकार का एम्प्लॉय नहीं मानेंगे। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आप राज्य उपक्रम बनाकर चलाएंगे। अब उनका डिस्प्यूट अगर उनके बीच में, भाई लोग तो गए हैं काम करने के लिए, वो कोई सेवा करने नहीं गए। हमारे देश में सेवा का भाव धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, जबकि होना चाहिए था। तो सेवा को वो सिविल सेवा में भी सेवा करने जाता है, लेकिन वो जाता तो सर्विस करने। तो ये जो सर्विस लॉज हैं, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हैं, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की डिस्प्यूट हैं, इनमें राज्य सरकार ने इस पर मना कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे यहाँ के वन विभाग, जल निगम और इस तरह के तमाम निर्माण निगम, सेतु निर्माण निगम, तमाम तरह के निगम हैं, हम इनमें ये श्रम कानून लागू नहीं होते। राज्य सरकार ने अपना तर्क दिया, उन्होंने कहा ये इंडस्ट्री नहीं है, श्रम कानूनों में इस पर लागू ही नहीं होगा। इसको ध्यान में रखते हुए मामला हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 2005 में। 2005 में 5 जजेस की बेंच ने इस पर नई बात कहनी शुरू करी। 5 जजेस की बेंच ने कहा चूंकि पुराना जजमेंट 7 जजेस की बेंच का है, इसलिए इस डेफिनेशन को सही करने के लिए कि भाई कुछ चीजें इसमें एग्जेम्प्टेड हो सकती हैं, इसको सही करने के लिए कम से कम 7 जजेस की बेंच चाहिए। मामला 5 जजों से 7 जजेस की बेंच में चला गया। 7 जजेस की बेंच ने कहा चूंकि हमें इसको रिव्यू करना है, इसलिए इसको 9 जजेस की बेंच में जाना चाहिए। 2002 से चलता चलता मामला 2017 में 9 जजेस की बेंच बनाने के लिए तैयार हो गया। 7 जजों की बेंच ने यह कहा कि इसको 9 जजेस की बेंच बननी चाहिए। बेंच बननी शुरू हुई 2026 में। 9 जजेस की बेंच ने इसकी सुनवाई करने के बाद अंतिम फैसला दे दिया। यह डिस्प्यूट हुआ, लेकिन अब यह डिस्प्यूट, चलो भाई आप 1978 का जजमेंट था, 1978 के जजमेंट में आपने 2026 में कहा, 9 जजेस की बेंच बैठी और कहा हम इसको रिव्यू करेंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, 2020 में केंद्र सरकार ने एक कानून पास कर दिया। अब यहां से डिस्प्यूट पैदा होना, यानी कि यहां से कंफ्यूजन होना शुरू होता है जब यह कहा जाता है कि केंद्र सरकार ने 2020 में इस पर कानून बनाना शुरू कर दिया। इस नए कोड को उन्होंने लागू कर दिया, इंडस्ट्रियल कोड उसको कहा गया। हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार ने उसको खूब देश भर में भुनाया था, कहा था कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, अब ये इतने सारे श्रम कानूनों को हम इकट्ठा करके एक जगह रख दे रहे हैं और इनका नाम इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 दे दिया। पहले, इससे पहले हमारे पास 30 के लगभग श्रम कानून अलग अलग हुआ करते थे, उन सबको इकट्ठा करके उन्होंने उसके पैकेजिंग कर दी और इंडस्ट्रियल कोड 2020 पास किया और फिर कहा कि भाई हमने देखो सरलीकरण कर दिया। अब इंडस्ट्रियल कोड 2020 ने क्या किया कि भाई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कौन सा है और इंडस्ट्री कौन सी है उसको डिफाइंड कर दिया। इन्होंने नई डेफिनेशन में 2J और 2I में ऐसा एक्सप्लेनेशन कर दिया और बताया कि भाई कौन से मामले इंडस्ट्री आएंगे। इसमें उन्होंने अस्पतालों को बाहर निकाल दिया, इसमें उन्होंने स्कूलों को बाहर निकाल दिया, इसमें उन्होंने एनजीओज को बाहर निकाल दिया, इसमें उन्होंने ट्रस्टों को और शोध संस्थानों को बाहर निकाल दिया और जो कैजुअल लेबर काम करने वाली है, जो रोजमर्रा की लेबर थी, उसको भी बाहर निकाल दिया। और ये कहा ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं, क्योंकि एक पैटर्न पर नहीं हो रहा है, किसी ने किसी को हायर किया और हायर करने के बाद उसने उनसे काम करवाया और नमस्ते कली। सपोज एक रिक्शे वाले को हायर किया और ये कहा 3 दिन तक हमारा सामान ढुलाई करना है, तो क्या ये उसके बीच में डिस्प्यूट होता है तो ये इंडस्ट्री की कैटेगरी में आएगा, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। इस प्रकार से केंद्र सरकार ने 2020 में 1978 का जो ट्रिपल टेस्ट था, उस ट्रिपल टेस्ट को वैसे ही बरकरार रखा, इंडस्ट्री की परिभाषा लिख दी भी, ये इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री नहीं है, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आएगा, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में नहीं आएगा, क्लैरिफिकेशन दे दिया। लेकिन ये मामला जो 2017 में 7 जजेस की बेंच में था, अभी सुप्रीम कोर्ट के पास था, तो तब 9 जजेस की बेंच में से 4 जजेस, ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना की अध्यक्षता वाली, माइनॉरिटी में ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना हैं जो अभी अब के बाद तीसरी चीफ जस्टिस होने जा रही हैं, ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना और उनके साथ
3 और जजेस, 4 ने ये कहा कि भाई मामला इनफ्लेक्चुअस हो चुका है, क्योंकि 2020 में जब इंडस्ट्रियल कोड आ चुका है और इंडस्ट्रियल कोड में डेफिनेशन सबकी क्लियर कर चुकी है, तो अब 1978 के जजमेंट को क्यों ढोना? भाई सवाल सीधा सा है कि 1978 के जजमेंट को क्यों ढोना जब 2020 में केंद्र सरकार ने इस पर लागू कर दिया है। 5 जजेस की बेंच ने, जो मैंने कहा इन परक्यूरियम मतलब कि वो अगर पीछे से कंटिन्यूएशन में नहीं होगा, क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट का अपने जजमेंट हैं ये 100, इन 100 जजमेंटों में ही कुछ ऊपर नीचे होगा, और अगर इसमें रिप्लेस करेगा तो नया जजमेंट आएगा तो पुराना वाला हटा के नया वाला इसमें शामिल कर देंगे। और ये जजमेंट अगर आज आया है, जैसे ये इसी आज के जजमेंट की मैं बात करता हूं, ये जजमेंट आया तो इसने अभी 1978 नहीं, 1978 से पहले भी जितने जजमेंट आए होंगे और 1978 के बाद जितने जजमेंट आए होंगे क्लैरिफिकेशन के, उन सबको इंक्लूड करके ये जजमेंट लिखा होगा, उन सबको इंक्लूड करके जजमेंट लिखा होगा। यानी कि अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के मामले में किसी को लेबर लॉस समझने हैं तो फिर उसको आज का ये जजमेंट पढ़ लेगा अगर, तो फिर उसको सब क्लियर हो जाएगा, और आगे भविष्य में अगर कोई केस आता है तो फिर यही जजमेंट उसको काम करेगा। अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 2020 से पहले का कोई डिस्प्यूट कोर्ट में है तो। अब इसमें ऑनरेबल नागरत्ना और 3 अन्य जजेस ने तो सीधा सीधा कह दिया, उन्होंने कहा भाई देखो इसकी डेफिनेशन को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है और इस जजमेंट को छूने की ही जरूरत नहीं थी, ये इनफ्लेक्चुअस हो गया है, यही इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 पास हो चुका है जिसमें सारी क्लैरिटी, अगर कुछ चैलेंज होगा तो वो कोड चैलेंज हो, और उसमें अगर कुछ कम ज्यादा है तो वो करा जाए, नहीं तो मामला खत्म कर दिया जाए। 5 जजेस ने क्या कहा वो सवाल है। 5 जजेस ने कहा कि भाई जो अभी तक डिस्प्यूट चल रहे हैं, 5 जजेस ने भी कहा, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले 5 लोगों ने ये कहा कि ये जो जजमेंट है, मतलब ये जो कोड है 2020 का, हम इसके बाद प्रोस्पेक्टिव इसको टच नहीं कर रहे हैं, एक बात, यानी कि ये कोड अपने पे लागू रहेगी, लेकिन पुराने जो केसेस कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है देश भर में, उनके लिए 1978 के कोड की 1978 का जो जजमेंट है इंडस्ट्री को लेकर, उस जजमेंट के क्लैरिफिकेशन हम देंगे ताकि वो आगे से डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएं, वो भ्रम सब खत्म हो जाएं, इसलिए हम यहां पर उसको रीडिफाइन करेंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि जो सेटल्ड हो चुके हैं ऑलरेडी मैटर, 1978 के बैंगलोर वाटर वर्क्स के जजमेंट के अनुसार जो रूल बना था ट्रिपल टेस्ट, उसके अनुसार जो सेटल हो चुके हैं उनको दोबारा नहीं खोला जाएगा। अब जो डेफिनेशन हम देंगे तो जो मामले चल रहे हैं वो 2020 के जजमेंट के अनुसार, 2020 के इंडस्ट्रियल कोड के अनुसार नहीं चलेंगे, वो 1978 के जजमेंट के अनुसार ही चलेंगे, लेकिन उसके क्लैरिफिकेशन की हमें आवश्यकता है, इसलिए हम उसको क्लैरिफाई जरूर कर देंगे। और क्लैरिफाई करने के लिए अब इसमें एक बेंच बनानी पड़ेगी जो इसके क्लैरिफिकेशन करेगी, इसलिए इसके क्लैरिफिकेशन की यहां आवश्यकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो बात आई उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला मामला भी आया, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 5 जजेस की बेंच ने एक रूल पास कर दिया, और रूल पास करके उन्होंने कहा कि भाई 3 जजेस डिसाइड करेंगे। यहां उन्होंने ये कहा, मतलब माइनॉरिटी ने कहा, इसकी आवश्यकता ही नहीं है, अब हमें इसको छूना ही नहीं है। मैं तो अदालत में ही था, ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता जब पढ़ रहे थे तो ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना जो माइनॉरिटी का जजमेंट था, वो एक दूसरे का सर हिला रहे थे कि वो सहमत हैं, और जब मेजोरिटी का जजमेंट पढ़ा जा रहा था तो वो उनके वाले 5 अपना सर हिला रहे थे कि हाँ ठीक है। ये कोर्ट में साफ दिख रहा था। खैर, लेकिन यहां दोनों के जो माइनॉरिटी और मेजोरिटी के जजमेंट हैं, उन दोनों में मुझे लगता है कि कन्फ्लिक्ट नहीं है आपस में। कन्फ्लिक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जो मेजोरिटी ने कहा, उन्होंने कहा 2020 के बाद का जो मामला है उसमें यह लागू नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी सरकार ने कानून बना दिया है। 2020 से पहले के जो जजमेंट चल रहे हैं, जो केसेस चल रहे हैं, उन केसेस में जो धूल जमी हुई है, उसमें जो भ्रम है बैंगलोर वाटर सप्लाई की वजह से, उनको हम क्लियर कर देंगे। तो मुझे लगता है कि 5 जजेस ने यह तय किया, अभी तो
जजमेंट में मैंने पढ़ा नहीं है, वो केवल उसकी कोर्ट में जो जजमेंट कोट किया गया वही मैं सुनकर आया। लेकिन मैं जो समझ पाया वो ये समझ पाया कि 5 जजेस की बेंच अब 2020 का जो कोड पास किया है केंद्र सरकार ने, उस कोड को वहां क्लैरिफाई करके दे देंगे, ताकि वहां पर भी, क्योंकि मामला तो उत्तर प्रदेश का जय सिंह का था, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस जय सिंह, और मामला तो यही था कि भैया जो 1978 की डेफिनेशन है बेंगलोर वाटर वर्क्स की 7 जजेस की बेंच की, वो डेफिनेशन वन विभाग पर लागू नहीं होगी, वो डेफिनेशन जल निगम पर लागू नहीं होगी, वो डेफिनेशन सोसाइटी और ट्रस्टें बनाकर जो काम कर रही है सरकार, उस पर लागू नहीं होगी, अस्पतालों पर लागू नहीं होगी, शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगी। तो सरकार ने कहा कि हम इसको लागू नहीं होंगे और हम ये मुकदमा नहीं चलने देंगे इंडस्ट्रियल कोर्ट में। लेकिन 1978 का जजमेंट तो चलवा रहा है, इसलिए अब मुझे लगता है कि वो इसमें क्लैरिफिकेशन करके एक्सेप्शन वही 1978 के जजमेंट में ही एक्सेप्शन कर देंगे और 9 जजेस की बेंच उसको तय कर देगी, तो फिर सारे डिस्प्यूट खत्म हो जाएंगे। दोनों अपनी अपनी बात पर अडिग थे, दोनों की बात मुझे सही लगी और दोनों की बात में कोई कंफ्लिक्ट मुझे नहीं लगा, भले ही ये जजमेंट 5-4 से आया हो। आपने क्या सोचा, क्या समझा, क्या लगता है, ये मुझे लिखकर बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।